आज हम बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे। अब तक हमने जो बैलेंस शीट सीखा था 11th स्टैंडर्ड में सोल ट्रेडर का सीखा था। सोल ट्रेडर का बैलेंस शीट कैसे बनता है? एसेट्स अलग कर दो, लायबिलिटी अलग कर दो। लायबिलिटी साइड सबसे पहले सिर्फ एक चीज कैपिटल लिखते थे, उस कैपिटल में नेट प्रॉफिट ऐड करते थे, ड्रॉइंग्स लेस करते थे। सोल ट्रेडर का सिंपल प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट। वहां पर हमारा फोकस सिर्फ इस पर था कि कितना एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज है। फिर हमने 12th स्टैंडर्ड में पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट सीखा था। 12th स्टैंडर्ड में भी हमने बैलेंस शीट बनाना सीखा, बट वो बैलेंस शीट किसका था? पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, तो पार्टनर्स का था। तो वहां पर भी कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट, सिंपल एसेट्स अलग करो, लायबिलिटी अलग करो। सेम वे कैपिटल, यहां पर पार्टनर्स कैपिटल सबसे पहले आएगा। अब हम टीवाई बीकॉम में कंपनी फाइनल अकाउंट सीखने जा रहे हैं। कौन सा फाइनल अकाउंट? सो हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी, आज हम वो सीखेंगे। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंपनी फाइनल अकाउंट का बैलेंस शीट किसी भी ऑर्डर में नहीं बना सकते, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये फॉर्मेट हमें फॉलो करना है। दिस फॉर्मेट इज गिवन अंडर शेड्यूल 6 ऑफ कंपनीज एक्ट। शेड्यूल ऑफ कंपनीज एक्ट। तो अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो सबसे पहले हेडिंग देंगे बैलेंस शीट एज डैश डैश डैश, मतलब जो भी पर्टिकुलर डेट होगा। पर्टिकुलर्स कॉलम, नोट नंबर एंड अमाउंट। सबसे पहले आप बैलेंस शीट में असेट्स लायबिलिटी जो वर्टिकल ऑर्डर में, हॉरिजॉन्टल ऑर्डर में करते थे, यहां पर हम उसे वर्टिकल फॉर्मेट में करेंगे। सबसे पहले यहां पर हेडिंग आएगा इक्विटी एंड लायबिलिटी। सबसे पहला हेडिंग क्या आएगा? 11th स्टैंडर्ड से हम एक चीज क्वेश्चन मार्क में रहते थे, लायबिलिटी साइड कैपिटल क्यों लिखा? कैपिटल किसका फंड? ओनर का ही है ना। तो ओनर मतलब हम खुद, तो हमारा पैसा लायबिलिटी कैसे? तो वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते थे? वहां पर हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते थे, पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते थे। पार्टनरशिप फर्म एंड पार्टनर, दे बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप फर्म पैसा देने वाला है किसको? पार्टनर्स को, ओनर्स को। सो फॉर फर्म इट इज अ लायबिलिटी। फिर भी कहीं ना कहीं माइंड में क्वेश्चन मार्क रहता था, लायबिलिटी क्यों बोलूं, ये तो ओनर का ही पैसा है। तो कंपनीज एक्ट में इसके लिए अब नया हेड कर दिया, लायबिलिटी को रिप्लेस कर दिया विद इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी मतलब ओनर्स फंड, इक्विटी मतलब, एंड लायबिलिटी मतलब आउटसाइडर्स फंड। इक्विटी मींस, लायबिलिटी मींस कोई भी बिजनेस मुझे करना है तो डेफिनेटली पहले खुद का पैसा लगाऊंगा, आउटसाइडर से लोन लूंगा। यस और नो? दोनों अमाउंट में यूज करूंगा अपने बिजनेस के लिए। तो कोई भी बिजनेस करना है तो ओनर का पैसा चाहिए और आउटसाइडर। तो यहां पर हेडिंग ही क्या दिया? इक्विटी एंड लायबिलिटी। इन इक्विटी एंड लायबिलिटी फर्स्ट हेड शेयर होल्डर्स फंड। इक्विटी एंड लायबिलिटी में फर्स्ट अंडर शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर मतलब ओनर, ओनर का पैसा। अगर मैं ओनर की बात करूं तो ओनर पैसे दो तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। फर्स्ट शेयर कैपिटल, फर्स्ट एंड सेकेंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। पहला हम बात करते हैं शेयर कैपिटल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर दैट वी नो। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेयर? Equity share and so the amount invested by shareholder either in form of equity share or in form of is a part of share capital. तो shareholder fund में सबसे पहले क्या आएगा? इसमें कितना equity share, कितना preference share capital, उसका डिटेल में मुझे अलग से प्रेजेंटेशन दिखाना पड़ेगा। For that I will prepare note number 1. यहां पर मैं उसका बाइफरकेशन नहीं दूंगा कि शेयर कैपिटल में इक्विटी कितना, प्रेफरेंस कितना। उसका बाइफरकेशन में किधर दूंगा? नोट नंबर 1। नोट नंबर 1 में डिटेल में बताऊंगा इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, उसका टोटल अमाउंट यहां पर आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट सबसे बड़ा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व्स एंड सरप्लस? पैसा बचा कर रखा कंपनी ने, वो है ये। जितना कंपनी प्रॉफिट कमाती है, जितना कंपनी
वो सारा प्रॉफिट अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट, जितना डिस्ट्रीब्यूट किया उसे डिविडेंड कहते हैं। जितना डिस्ट्रीब्यूट किया उसे, जितना डिस्ट्रीब्यूट, दैट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट इज नोन एज रिजर्व्स एंड सरप्लस। ऑल पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ऑल पास्ट is presented under, and this past profit is also belongs to shareholders, belongs to, अभी मैंने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, फ्यूचर में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा एज अ बोनस। बोनस किया था हमने तो वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा एज अ बोनस। तो प्रॉफिट बाद में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जब कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी तो ये पैसा किसको दे दिया जाएगा? शेयर होल्डर्स को। इट मींस दिस बिलोंग्स टू, इसके लिए इसको किस हेडिंग में लिखेंगे? शेयर होल्डर्स फंड। तो शेयर होल्डर का दो तरीके से पैसा इन्वेस्ट है बिजनेस में, पहला, दूसरा। अब ये रिजर्व्स एंड सरप्लस अलग अलग तरीके के होंगे, कुछ रेवेन्यू प्रॉफिट होंगे, कुछ कैपिटल प्रॉफिट होंगे और कुछ स्टैट्यूटरी रिजर्व होगा। क्या होगा? रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, स्टैट्यूटरी रिजर्व। Revenue profit is a profit which is generated every year. Revenue profit is a profit which is generated. Normal business करके जो profit कमाया ना, that is your revenue profit. और ऐसा profit जो कभी कभार हुआ, जैसे internal reconstruction में हमने earlier lecture में पढ़ा था, internal reconstruction हर साल, इस activity की वजह से अगर कुछ profit हुआ तो capital profit. Share issued at a premium, हर साल शेयर इश्यू होगा नहीं, तो वो जो शेयर का प्रीमियम एक्स्ट्रा मिला, दैट इज माय कैपिटल प्रॉफिट। सो ऐसा प्रॉफिट जो हर साल हो रहा है, दैट इज एग्जांपल जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम, दीज आर सर्टेन एग्जांपल ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। थर्ड मैंने क्या नाम बोला था? स्टैट्यूटरी रिजर्व। स्टैट्यूटरी रिजर्व ये अपने आप जनरेट नहीं होता है, हमें कुछ इनकम टैक्स की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है। किसकी गाइडलाइंस? और उस गाइडलाइन को फॉलो करते हुए हमें जो रिजर्व क्रिएट करना पड़ा, सच रिजर्व इज नोन एज स्टैट्यूटरी रिजर्व। सच प्रॉफिट इज नोन एज स्टैट्यूटरी रिजर्व। अ प्रॉफिट विच इज कंपल्सरी क्रिएटेड टू फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट इज नोन एज। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, समझो आपको ये घर भाड़े पर चाहिए, मैंने डिसाइड किया हर महीने आपसे रेंट लूंगा 10,000, लेकिन रेंट लेने के पहले मैं कुछ डिपॉजिट लेता हूं आपसे। क्यों लिया? ऑन अ सेफर साइड, कि कल अगर तुमने ये घर खाली करने से पहले कुछ नुकसान किया तो वो डिपॉजिट में से मैं अमाउंट कट करके फिर आपको पैसा दूंगा। यस और नो? अच्छा, अगर आपने डिपॉजिट मुझे नहीं दिया तो मैं ये घर भाड़े पर दूंगा या नहीं? दूंगा या नहीं? तो कैसे? मैंने पहले सेफ्टी साइड डिपॉजिट रखवाया, फिर आपको घर में एंट्री करने दिया। सेम वे बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं इंडिया में जो गवर्नमेंट करने से पहले आपको कंपलसरी कहती है कि इतना रिजर्व क्रिएट करो, अगर आपके पास इतना रिजर्व तो ये बिजनेस करने दूंगा, अगर ये रिजर्व नहीं है तो तुम ये बिजनेस, मतलब टू फॉलो दैट एक्ट कंपलसरी मुझे रिजर्व क्रिएट, सच रिजर्व इज अ स्टैट्यूटरी रिजर्व। रेवेन्यू प्रॉफिट क्रिएट नहीं किया, वो अपने आप जनरेट हुआ बाय डूइंग नॉर्मल बिजनेस। कैपिटल प्रॉफिट जनरेट हुआ वंस इन अ वाइल, बट स्टैट्यूटरी रिजर्व अपने आप जनरेट नहीं होता, वो मुझे क्रिएट करना पड़ता है। कैसे क्रिएट करता हूं वो छोड़ो ना, कैसे क्रिएट करते हैं, फिलहाल आप सिर्फ ये समझो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रिजर्व। कैपिटल, ऑल रिजर्व्स एंड सरप्लस बिलोंग्स टू, तो वो रिजर्व्स एंड सरप्लस में डिटेल प्रेजेंटेशन करेंगे अंडर नोट नंबर, जो भी उसका फाइनल आंसर आएगा वो यहां पर कॉपी कर लेंगे। सो पहला हेडिंग क्या आएगा? इन दैट फर्स्ट शेयर होल्डर्स फंड में ए, बी, एनी डाउट? अब इसके बाद हम बात करेंगे लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मतलब किसका पैसा? आउटसाइडर का। लाइबिलिटी मतलब अब ये आउटसाइडर से हमने जो पैसे लिए हैं ये दो तरीके के होंगे, या तो ये हमें रीपे करना होगा विद इन 1 ईयर या रीपे करना होगा आफ्टर 1 ईयर। कुछ लाइबिलिटी ऐसी होती है जिसका पेमेंट इमीडिएटली करना पड़ता है विद इन, और कुछ लाइबिलिटी ऐसी होती है जिसका पेमेंट मैं 5 साल बाद 10 साल बाद करूंगा। यस और नो?
So this liability is divided into two parts: non-current liability, current liability. Non-current liability, a liability which is payable after 1 year. A liability which is payable is known as non-current liability, and a liability which is payable within is known as current liability. तो अब मैं सबसे पहले यहां पर हेडिंग दूंगा नॉन करंट लाइबिलिटी. नॉन करंट लाइबिलिटी में कौन सी लाइबिलिटी आएगी? विच इज पेबल आफ्टर 1 year. विच इज पेबल आफ्टर, इन दैट फर्स्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. Long term, any borrowing, any loan which is taken for more than 1 year, which is taken for more than will appear under non-current नहीं, long term borrowing. Long term borrow मतलब लोन लिया, और long term for more than, for example कंपनी डिबेंचर इश्यू करती है, this debenture is nothing but a loan given by general public to the company, and it is payable only after 5 or 10 years. तो मैं आज रीपेमेंट नहीं करूंगा, कभी रीपेमेंट करूंगा? 5 साल बाद, 10 साल बाद. So for me it is which liability? Long term borrowing. बैंक से लोन लिया है, 2 साल बाद रीपे करने वाला हूं. कोई बैंक से लोन लेता है? Yes, such borrowing is a long term borrowing. This long term borrowing can be further classified as secured and unsecured. Secured, unsecured. अगर लोन लेते हुए कुछ गारंटी दिया, सिक्योर्ड. गारंटी नहीं दिया, अनसिक्योर्ड. तो अगर आपके क्वेश्चन में दिया है कि डिबेंचर सिक्योर्ड है, तो यहां पर क्लैरिटी देंगे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग में डिबेंचर सिक्योर्ड है, और उस सब का डिटेल प्रेजेंटेशन किया जाता है अंडर नोट नंबर. उसका जो फाइनल टोटल होगा वो यहां पर आएगा. सो लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब लोन टेकन फॉर मोर देन 1 year. दैट कैन बी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड. एग्जाम्पल डिबेंचर्स, बैंक लोन, पब्लिक डिपॉजिट्स. पब्लिक से डिपॉजिट लिया है, जैसे पब्लिक डिबेंचर्स में पैसे इन्वेस्ट करती है, ऐसे पब्लिक डिपॉजिट नाम से कंपनी इशू करती है. पब्लिक डिपॉजिट उन लोग इन्वेस्ट करते हैं. कौन इन्वेस्ट करता है? जनरल पब्लिक. सो इन शॉर्ट सिंपल ऐसा रखना, एनी लोन विच इज मोर देन will be recorded under long term borrowings. Next, long term provision. Long term provision. सबसे पहले आपको क्वेश्चन पूछता हूं, what do you mean by provision? प्रोविजन, एनी वन. इतने साल से आप अकाउंट्स में आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएट कर रहे हो, डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर रहे हो. व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजन? मीनिंग ऑफ प्रोविजन. किसी छोटे बच्चे को बताना प्रोविजन मतलब क्या, तो क्या बताओगे? हाँ, टू ब्लॉक द फंड्स. प्रोविजन इज एन एस्टिमेशन. प्रोविजन इज एन, मुझे लग रहा है कि शायद मेरे कस्टमर पैसा नहीं देंगे. कितना नहीं देंगे मालूम नहीं है, तो मैं एस्टिमेट कर रहा हूं 5% डेटर पैसा नहीं देंगे. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. कंफर्म नहीं है, डेटर ने नहीं दिया, बट मुझे ऐसा लग रहा है, तो मैं एस्टिमेट कर रहा हूं कि शायद 5% डेटर पैसा. सेम वे डेप्रिसिएशन. ये फर्नीचर यूज करूंगा ना, तो इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होगा. कितना कितना एग्जैक्ट मालूम है नहीं, तो मुझे एक एस्टिमेशन लेना पड़ रहा है. 10% डेप्रिसिएशन, मुझे लग रहा है कि शायद मेरे एसेट्स की वैल्यू 10% से कम होगी. प्रोविजन. सो प्रोविजन इज व्हाट? एस्टिमेशन. अब यहां पर प्रोविजन किस चीज का कर रहा हूं मैं? ऐसा प्रोविजन जो लाइबिलिटी से जुड़ा हुआ है. मुझे कुछ पे करना है, मुझे कुछ पे, बट एग्जैक्ट कितना पे करना है वो नहीं मालूम है. फॉर दैट अमाउंट आई हैव टू मेक अ प्रोविजन, एस्टिमेशन. एग्जाम्पल, जब वर्कर रिटायरमेंट लेता है कंपनी से, तो कंपनी उसको रिटायरमेंट के वक्त ग्रेच्युटी देती है. सुना है? अच्छा छोड़ो, शायद प्रोविडेंट फंड तो सुना ही होगा. वर्कर रिटायरमेंट लेता है तो क्या दिया जाता है? कब दिया जाएगा? रिटायरमेंट. कोई 10 साल में रिटायरमेंट लेगा,
कोई 5 साल में रिटायरमेंट लेगा, कोई 20 साल में लेगा, कोई 25 साल में। मुझे आज की तारीख में यह नहीं मालूम है कि किस वर्कर को, बट देना तो पड़ेगा। सो मैं वेट नहीं करूंगा कि जब होगा तब दूंगा, मैं हर साल अपने प्रॉफिट का कुछ पोर्शन सेट असाइड करूंगा एज अ प्रोविजन कि वर्कर को इतना पैसा देना है। अभी नहीं, कब देना है? रिटायरमेंट। और ये जनरली कब होगा? विद इन 1 ईयर या आफ्टर 1 ईयर? हेंस लॉन्ग टर्म प्रोविजन। It is the liability which is payable, but not actual amount is known. Hence, we are making an estimation, and such estimated amount is known as provision. Any provision of liability for more than is a same way. If a provision is made for less than 1 year, is known as short-term provision. But फिलहाल मुझे तो ऐसी liability लिखनी है which is payable for more than. Is it clear? So इसका अलग से क्या बनाऊंगा? नोट। उसका जो टोटल होगा वो यहां पर कॉपी करूंगा। Is it clear? Next heading, current liability. Current liability is a liability which is payable within 1 year. Current liability is a liability which is payable within 1 year. इसमें सबसे पहले आएगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब ये आपको इजीली समझ में आना चाहिए। शॉर्ट टर्म बोरोइंग मतलब क्या? ऐसा कोई भी लोन जो पेबल है विद इन इज अ शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अ लायबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर, पेबल विद इन 1 ईयर। बैंक से लोन लिया 6 महीने के लिए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। डिबेंचर नेक्स्ट ईयर ही मुझे रिडीम करना है। रिडीम मतलब रीपेमेंट। रिडीम मतलब डिबेंचर का जो पैसा लिया था अब मुझे नेक्स्ट ईयर ही रीपे करना है। तो कभी पे करना है? नेक्स्ट ईयर मतलब विद इन, देन डिबेंचर शुड बी प्रेजेंटेड हियर। ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। डिबेंचर अभी मैंने पहले किधर बोला था? जनरली डिबेंचर्स आर, लेकिन अगर आपको यह पता चले कि ये डिबेंचर का पेमेंट नेक्स्ट ईयर ही करना है तो वो शॉर्ट टर्म है ना यार। आपको रटना थोड़ी ना कि डिबेंचर यहीं पर आएगा। एक लॉजिक लेकर चलना है। मोर देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। जनरल इक्वेशन इज साइलेंट। डिबेंचर इज अ, बैंक लोन इज अ लॉन्ग टर्म। बट अगर आपको दिया है पेबल विद इन 1 ईयर, शॉर्ट टर्म। अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग में एक एग्जांपल ऑलवेज याद रखना, वो ऑलवेज शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आएगा, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक, व्हाट डू यू मीन बाय बैंक ओवरड्राफ्ट? हमारा करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट है। करंट अकाउंट में हमने जितना पैसा डिपॉजिट किया था उससे ज्यादा विड्रॉ कर लिया। सेविंग अकाउंट में हम उतना ही विड्रॉ कर सकते जितना हमने डिपॉजिट किया है, उससे ज्यादा हम विड्रॉ, बट करंट अकाउंट में ज्यादा विड्रॉ कर सकते। वो जितना ज्यादा विड्रॉ किया उसे कहते बैंक, एंड दिस बैंक ओवरड्राफ्ट इज पेबल ऑलवेज विद इन, हेंस इट इज ऑलवेज शॉर्ट टर्म बोरोइंग। तो इन शॉर्ट जितनी भी बोरोइंग होगी विच इज पेबल विद इन, उसको अलग से प्रेजेंट करेंगे अंडर नोट नंबर, उसका टोटल यहां पर कॉपी करेंगे। इज इट क्लियर? कोई डाउट? नेक्स्ट, ट्रेड पेबल। ट्रेड क्या होता है? ट्रेड मतलब रिलेटेड टू गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड तो 11th स्टैंडर्ड बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ, उससे जुड़ा हुआ पेबल। पेबल मतलब पे करना, गुड्स खरीदा पैसा देना बाकी है, गुड्स खरीदा पैसा देना। क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर इज अ ट्रेड पेबल। बिल्स पेबल, क्या बोल दिया मैंने? कभी सुना है बिल्स पेबल? तो बिल्स पेबल इज अ, तो ट्रेड पेबल में बस ये 2 एग्जांपल याद रखो, क्रेडिटर एंड, क्रेडिटर एंड। इसका अलग से हम नोट बनाएंगे, नोट नंबर। नेक्स्ट, अदर करंट लायबिलिटी। अदर करंट लायबिलिटी मीन्स अ करंट लायबिलिटी बट नॉट कवर्ड अबव विल बी कवर्ड हियर। फॉर एग्जाम्पल, कभी आउटस्टैंडिंग रेंट आपने बैलेंस शीट में रिकॉर्ड किया है?
किस साइड, एसेट्स या लाइबिलिटी? बस लाइबिलिटी में लिख दिया, कहां पर? उसका कोई ऐसा प्रॉपर हेड। अब कंपल्सरी इट शुड बी रिकॉर्डेड अंडर अदर करंट लाइबिलिटी। आउटस्टैंडिंग रेंट विद इन 1 ईयर पे करना पड़ेगा। जिसकी जगह भाड़े पर लिया है उसको बोलो ऐसा 5 साल बाद पैसा दूंगा, विद इन 1 ईयर पे करना पड़ेगा ना। सो दैट लाइबिलिटी इज अ अदर करंट लाइबिलिटी। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, इनकम, ये क्या होता है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस? अभी तक मैंने सर्विस प्रोवाइड लेकिन पैसा पहले ले लिया। अब अगर बाय चांस मैं सर्विस प्रोवाइड नहीं करूं तो पैसा मुझे वापस करना पड़ेगा। या तो सर्विस प्रोवाइड करूं या तो पैसा वापस करूं। तो फॉर मी इट इज अ लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस इज माय अदर करंट लाइबिलिटी। नहीं समझा? एनी डाउट? अदर करंट लाइबिलिटी सिंपल ऐसे याद रखना, जो ऊपर लेकिन पेबल विद इन, तो वो अदर करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा। इसके लिए हम अलग से नोट बनाएंगे। नोट नंबर, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। वापस प्रोविजन वर्ड आया, मुझे बताने की जरूरत नहीं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोविजन? शॉर्ट टर्म प्रोविजन मीन्स एन एस्टिमेटेड लाइबिलिटी विच इज पेबल विद इन 1 ईयर। एग्जाम्पल, हम प्रॉफिट कमाते तो उस पर गवर्नमेंट को क्या देना होता है? टैक्स। एग्जैक्ट कितना टैक्स देना है नहीं मालूम है, तो नहीं दो, देना तो पड़ेगा ना। एस्टिमेट करके पे करो, तो उसे कहते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स। उसे क्या कहते हैं? दैट प्रोविजन फॉर टैक्स इज माय शॉर्ट टर्म प्रोविजन। कंपनी के शेयर होल्डर को क्या देना है एट द एंड ऑफ द ईयर? डिविडेंड। अब ये डिविडेंड ना, डिविडेंड इनिशियली डिक्लेयर डायरेक्टर करता है। हु इज डायरेक्टर? ओनर। बाप रे, कौन बोला? हु रन्स द कंपनी, हु मैनेजेस द कंपनी। आप सब शेयर होल्डर हो, आप लोगों ने मुझे अपॉइंट किया एज अ कि मेरा ये बिजनेस बराबर से चलाओ। तो पूरे साल भर मैंने बिजनेस बराबर से कंडक्ट किया, एट द एंड ऑफ द ईयर प्रॉफिट कमाया, और मैं एस्टिमेट कर रहा हूं कि मेरे हिसाब से इस साल 15% डिविडेंड देना चाहिए। कितना देना चाहिए? लेकिन फाइनली मैं नहीं बोल सकता कितना देना चाहिए, क्योंकि मैं ओनर तो आप लोग हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर फाइनल अकाउंट बनाने के बाद आप लोगों की मीटिंग बुलाई जाएगी, एनुअल जनरल। उसमें आप लोग फाइनली बताएंगे कितना डिविडेंड देना है। फाइनल कौन बोलेगा? बट शेयर होल्डर के बोलने से पहले डिक्लेयर कौन करता है? डायरेक्टर एक एस्टिमेटेड अमाउंट बोलता है कि मेरे हिसाब से इतना डिविडेंड देना चाहिए। सच डिविडेंड इज नोन एज प्रपोज्ड डिविडेंड, इज नोन एज, हाँ प्रपोज सुनकर अपना वाला प्रपोज मत लाना इधर, ये नॉर्मल प्रपोज डिविडेंड है। कंपनी के डायरेक्टर ने शेयर होल्डर के सामने प्रपोज किया है कि मेरे हिसाब से इतना डिविडेंड देना चाहिए। फाइनली हाँ ना कौन बोलेगा? तब तक तो ये एस्टिमेटेड अमाउंट है ना। शायद शेयर होल्डर इतने पर अप्रूवल कर दे, या शेयर होल्डर इसकी वैल्यू कम भी कर सकते। यस और नो? सो दैट प्रपोज्ड डिविडेंड इज आल्सो अ, in short, any liability for which actual amount is not known, for which we are making an estimation, and it is payable for less than 1 year, is a short term provision. For that we will prepare note number 8. ये हमारा लाइबिलिटी का टोटल हो जाएगा। सो लाइबिलिटी स्टार्ट कैसे होगा? इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी मतलब ओनर्स फंड, लाइबिलिटी मतलब आउटसाइडर्स फंड। इक्विटी में मतलब इक्विटी एंड लाइबिलिटी में फर्स्ट अंडर शेयर होल्डर्स फंड ए, बी, उसका अलग अलग नोट बनाओ, दोनों का फाइनल आंसर यहां पर कॉपी करोगे। नेक्स्ट, लाइबिलिटी आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। नॉन करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी मीन्स अ लाइबिलिटी विच इज पेबल आफ्टर 1 year. And current liability is a liability which is payable within 1 year. This non-current liability are further divided into long-term borrowing, long-term provision. Long-term borrowing में आएगा debentures, bank loan, public deposit. These are further classified as secured and unsecured. Long-term provision. Provision means estimation. Estimation of a liability.
प्रोविजन ऑलवेज लाइबिलिटी का होता है, ऐसा नहीं होता है। प्रोविजन तो खर्चों का भी होता है। फिलहाल मैं लाइबिलिटी में पढ़ा रहा हूं ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं इट इज अ प्रोविजन ऑफ लाइबिलिटी। यही डेप्रीशिएशन होता ना तो मैं बोलता डेप्रीशिएशन इज माय एक्सपेंस, प्रोविजन फॉर एक्सपेंस। तो प्रोविजन किसी भी चीज का हो सकता है। यहां पर मैं किसका प्रोविजन कर रहा हूं? ऐसी लाइबिलिटी जो पेएबल है आफ्टर 1 ईयर, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। एग्जांपल, एम्प्लॉइज पेमेंट रिलेटेड टू एम्प्लॉइज, ग्रेचुटी फंड, प्रोविडेंट फंड, पेंशन फंड, ये सब वर्कर को कब देना होता है? आफ्टर देयर रिटायरमेंट। और मुझे अभी नहीं मालूम है कि कौन कब कितने साल बाद रिटायर होगा, तो मुझे अभी से उसके लिए थोड़ा बहुत एस्टिमेशन करना पड़ता है। नेक्स्ट हेडिंग, अंडर करंट लायबिलिटी, फर्स्ट a borrowing which is payable within is a short term borrowing, इसमें ऑलवेज बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा। नेक्स्ट, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल, ट्रेड मींस बाइंग एंड सेलिंग ऑफ, उससे जुड़ा हुआ पेबल, पे करना बाकी है। एग्जांपल, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। नेक्स्ट, अदर करंट लायबिलिटी, एनी अदर लायबिलिटी विच इज पेबल विद इन, एग्जांपल आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, वो सब यहां पर आएगा। एंड लास्ट, सेम प्रोविजन मतलब एस्टिमेटेड अमाउंट विच इज पेबल बट फॉर लेस देन 1 ईयर। एग्जांपल, प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रपोज डिविडेंड, प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड। टैक्स किसको देना है? गवर्नमेंट। और डिविडेंड किसको देना है? शेयर होल्डर्स को। फिर इसका टोटल कर देंगे। एनी डाउट? आफ्टर दैट नेक्स्ट, असेट्स। हम अब तक क्या करते थे? लाइबिलिटी, असेट्स अलग अलग लिखते थे ना। हम यहां पर हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट फॉलो, वर्टिकल फॉर्मेट फॉलो कर रहे हैं। तो अभी इसके बाद क्या आएगा? नाउ असेट्स सिंपल, क्लासिफाइड बिटवीन टू पार्ट, नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स मींस assets which is held in a business for more than 1 year, and current assets is held for less than 1 year. Within 1 year identity of assets will change. Such type of assets is the current assets. Non-current assets held for more than 1 year. For example, fixed assets. तो यहां पर सबसे पहला हेडिंग आएगा नॉन करंट असेट्स। अंडर नॉन करंट असेट्स, A, fixed assets. These fixed assets are further classified as tangible and intangible. Tangible assets which can be seen, touch, land, building, plant, machinery, furniture, equipments, ये सब क्या है? Tangible assets है। Intangible assets which cannot be seen, which can be only imagined, कि ऐसा कुछ होता है। गुडविल कभी देखा है? वो तो गुडविल चल कर गया, ऐसा कभी पागल है, गुडविल दिखाई नहीं देता, सिर्फ इमेजिन करते कि यार इसका बहुत रेपुटेशन है यार, गुडविल। पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब क्या है? सो टैंजिबल का अलग से प्रेजेंटेशन करेंगे अंडर नोट नंबर, उसका टोटल 8 यहां तक था ना, फिर शेड्यूल नंबर 9। इंटेंजिबल का अलग से प्रेजेंटेशन करेंगे नोट नंबर। इज इट क्लियर? फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स आर क्लासिफाइड एज tangible and intangible. नेक्स्ट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। कौन सा इन्वेस्टमेंट? करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट, दोनों में डिफरेंस क्या है? इन्वेस्टमेंट टॉपिक आपने किया था। इन्वेस्टमेंट जनरल पब्लिक करती है, यस और नो? दो तरीके का होगा, या तो हेल्ड फॉर मोर देन और हेल्ड फॉर लेस देन। इफ इट इज हेल्ड फॉर मोर देन, हेल्ड फॉर लेस देन 1 ईयर, करंट इन्वेस्टमेंट। Any shares, any debenture, any government security which are held for more than is an investment, and such investment is known as non-current investment. For that हम उसके लिए अलग से नोट नंबर 11 बनाएंगे, उसका फाइनल आंसर यहां पर कॉपी करेंगे। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म
लोन्स एंड एडवांसेस, लॉन्ग टर्म। कभी ऐसा सुना है कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को लोन दिया हो? कंपनी अपने वर्कर्स एम्प्लॉय को लोन दे सकती है? यस। सो कंपनी ने लोन दिया है, पैसा मिलना, इट इज एन असेट्स। और अगर ये पैसा मिलने वाला है आफ्टर 1 ईयर, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एडवांसेस क्या होता है? लोन तो चलो समझा, एडवांसेस क्या होता है? आपने शायद घर पे टेलीफोन का कनेक्शन किया है, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, तो जिस कंपनी का वो कनेक्शन लिया है ना, उधर आपने कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया होगा, और जब आप वो कनेक्शन कैंसिल करेंगे तो पैसा वापस मिलेगा। फॉर यू इट इज एन असेट्स, सो दैट विल कम अंडर लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, उसका अलग से नोट बनाएंगे, नोट नंबर 12। अदर नॉन करंट असेट्स। अदर सिंपल है यार, जो पहले ए बी सी में नहीं आया, और अगर वो नॉन करंट है फॉर मोर देन वो अदर नॉन करंट एसेट्स में आ जाएगा। आप पहले फिक्स एसेट्स प्रॉपरली सर्च कर लो, टेंजिबल इंटेंजिबल। आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट सर्च कर लो, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड, उसके बाद भी कुछ अगर बच गया विच इज हेल्ड फॉर मोर देन विल बी रिकॉर्डेड अंडर अदर। पहले इसमें आता था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या आता था? हमने लास्ट लेक्चर में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कुछ एग्जांपल्स पढ़े थे। अंडरराइटिंग कमीशन, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। एक साल में राइट ऑफ होता है या धीरे धीरे राइट ऑफ होता है? तो समझो अंडरराइटिंग कमीशन टोटल 10 लाख था और हमने 5 साल में राइट ऑफ करने का डिसाइड किया है, तो कितने साल में राइट ऑफ होगा? तो उसको डिवाइड बाय 5 करते थे, याद आ रहा है? 10 लाख डिवाइड बाय 5 कितना आएगा? 2 लाख पीएनएल में गया, बचा कितना? 8 लाख अदर नॉन करंट असेट्स। बट एज पर न्यू कंपनीज एक्ट, अब ऐसा कोई एक्सपेंडिचर अगर जनरेट हुआ, कौन सा एक्सपेंडिचर? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट एंटायर एक्सपेंडिचर शुड बी रिटन ऑफ इन द सेम ईयर। एंटायर एक्सपेंडिचर शुड बी डायरेक्टली ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो वहां पर अब नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अदर नॉन करंट एसेट्स में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं आएगा, बट पहले आता था। इज इट क्लियर? सो अदर नॉन करंट एसेट्स, अगर कुछ मिला अदर देन एबीसी तो सब यहां पर डाल दे। उसके लिए हम नोट नंबर 13 उसका टोटल। ये तो हो गया, हमने कौन सा बात पढ़ लिया? अब नॉन करंट एसेट्स के बाद करंट एसेट्स। अंडर करंट एसेट्स फर्स्ट करंट इन्वेस्टमेंट। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको इसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट विच इज हेल्ड फॉर मोर देन is a non-current, which is held for less than 1 year. Current. Same way shares, debentures, government securities, bond, वही सारी चीजें, but held for less than 1 year. इसका अलग से नोट बनाएंगे। Is it clear? Next. Inventories. Inventories, that is stock. Closing stock, बैलेंस शीट में लिखते थे एसेट साइड, बैलेंस शीट में एसेट साइड लिखते थे। यस और नो? दैट क्लोजिंग स्टॉक इज इन्वेंटरीज। और शायद अगर आपने कॉस्टिंग कॉलेज में थोड़ा बहुत पढ़ा है तो क्लोजिंग स्टॉक आर ऑफ 3 टाइप: रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस। नहीं सुना है? आज वैसे कॉस्टिंग स्टार्ट होगा तो कवर अप हो जाएगा। स्टॉक 3 तरीके का होता है। रॉ मटेरियल, फॉर एग्जाम्पल मैं मार्कर प्रोड्यूस करता हूं तो पहले मुझे मार्कर बनाने के लिए बेसिक मटेरियल चाहिए रहेगा, दैट इज रॉ मटेरियल। मार्कर बना दिया, बनकर तैयार हो गया, फिनिश गुड्स। एट द एंड ऑफ द ईयर आधा मार्कर बना, आधा बनाना वर्क इन प्रोग्रेस। तो एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे गोडाउन में 3 तरीके के स्टॉक पड़े होंगे। कुछ रॉ मटेरियल पड़ा होगा,
कुछ फिनिश गुड्स पड़ा होगा और कुछ ऐसे गुड्स बने होंगे जिसका अभी काम कंप्लीट, इन प्रोसेस, वर्क इन प्रोग्रेस. सो ऑल स्टॉक, इन्वेंट्रीज, उसका अलग से नोट बनाएंगे. नोट नंबर, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ट्रेड रिसीवेबल. ये क्या था? ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. उससे रिलेटेड पे करना बाकी है, उसे रिसीव करना बाकी है. डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल इज माय ट्रेड रिसीवेबल. नोट नंबर 60. नोट नंबर 60. इज इट क्लियर? नेक्स्ट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कैश एंड कैश, अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? तो कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक. कैश इन, कैश एट इज रिकॉर्डेड अंडर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. कैश इन हैंड इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज बैंक. बैंक में मेरा पैसा पड़ा हुआ, इट इज एज गुड एज कैश. कभी भी विड्रॉ कर सकता हूं ना. हैंड में नहीं है बट इट इज इक्विवेलेंट टू कैश ओनली. जब भी चाहिए मैं वो पैसा, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आएगा? कैश इन हैंड, कैश एट बैंक. अली डेप्रिसिएशन पूरा चार्ज हो चुका है लगता है तेरे ऊपर. नेक्स्ट, शॉर्ट टर्म loans advances for more than, loans advances for less than 1 year. prepaid expense क्या है? prepaid expense, prepaid advance में दिया ना. ऊपर इसलिए नहीं बोला क्योंकि जनरली prepaid expense is for 1 month 2 month. prepaid कभी ऐसा नहीं होता 5 साल का अभी से पे कर दिया. आप घर का रेंट भी पे करोगे ना तो 1-2 महीना एडवांस में भर दोगे, 5-10 साल का अभी से नहीं भरोगे ना. तो जनरली prepaid expense is a short term loans and advances. लास्ट, अदर करंट असेट्स. अदर करंट असेट्स मतलब जो ए से लेकर ई पॉइंट तक रिकॉर्ड, बट दैट इज अ करंट असेट्स. दैट शुड बी रिकॉर्डेड अंडर अदर करंट असेट्स. एग्जांपल, आउटस्टैंडिंग इनकम. क्या आउटस्टैंडिंग? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पे करना, आउटस्टैंडिंग इनकम. इनकम मिलना विद इन 1 ईयर मिल जाएगा. शेड्यूल नंबर टोटल. अब ये जो फॉर्मेट मैंने आपको पढ़ाया ना, ये मैंने ऑलरेडी कट शॉर्ट करके पढ़ाया. अगर एक्चुअल कंपनीज का फॉर्मेट देखे ना तो और भी डिटेल है, बट एट TY BCom लेवल दैट डिटेल फॉर्मेट इज नॉट रिक्वायर्ड टू अस. तो अननेसेसरली क्यों पढ़े? हम उतना ही पढ़ेंगे जितना TY BCom के सिलेबस के लिए रिक्वायर्ड है. यस और नो? तो मैंने ये ऑलरेडी कट शॉर्ट किया है. आप अगर शायद बुक वगैरह में देखोगे तो उसमें फॉर्मेट और मेरे फॉर्मेट में थोड़ा चेंजेस रहेगा. तो टेंशन मत लेना, हमें यही फॉर्मेट इतना अच्छे से याद कर लिया, मोर देन सफिशिएंट. इज इट क्लियर? और आपके क्वेश्चन में ये सब एक साथ आएगा ऐसा नहीं है. किसी क्वेश्चन में शायद सिर्फ लॉन्ग टर्म बोरोइंग रहेगा, लॉन्ग टर्म प्रोविजन नहीं रहेगा, मत लिखो लॉन्ग टर्म प्रोविजन. किसी सब में शॉर्ट टर्म बोरोइंग, अदर करंट लायबिलिटी रहेगा, तो सिर्फ ये दोनों लिखना, ये दोनों बीच का नहीं मत लिखना. लेकिन आपको ये इसी ऑर्डर में लिखना है, आप इसको ऊपर नीचे नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, आपको याद आ गया, पहले आपने ट्रेड पेबल लिख दिया, बाद में शॉर्ट टर्म बोरोइंग लिखा, नहीं चलेगा, मार्क्स कटेगा. स्टैंडर्ड फॉर्मेट, आपको ये फॉर्मेट याद रखना है. इज इट क्लियर? और नेक्स्ट लेक्चर में याद करके आना है, वरना क्या, ज्यादा नहीं, 5 बार लिखने को पक्का दूंगा, याद हो ही जाएगा. रिवाइज करते फटाफट एक बार. पहला हेडिंग
अंडर इक्विटी एंड लायबिलिटी फर्स्ट, शेयर होल्डर मतलब ओनर्स का पैसा, उसमें पहला शेयर कैपिटल का अलग से डिटेल में नोट बनाएंगे, नोट नंबर 1 उसका फाइनल आंसर। नेक्स्ट, all reserves and surplus, all past undistributed profit, whether it is revenue profit, capital profit or statutory reserve. Next, non-current liability is a liability which is payable after 1 year, bifurcated into 2 parts. Long-term provision. So long-term borrowing, a liability which is payable after debentures, bank loan, public deposit. This is further classified as secured and unsecured. Note number 3 uska total. Next, provision is an estimation, and here estimation is for liability which is payable after 1 year, is my long term provision. Example, any amount payable to the employee at the time of retirement. Example, gratuity, provident fund, pension. So that provision for employees will be recorded under long term provision. Next heading, a liability which is payable within is a current liability. In that first example, most important, bank overdraft. Next, trade मतलब related to goods and services, payable मतलब pay करना, creditor and bills payable. Next, other current liability. Example, outstanding expenses, outstanding expense pay करना. Second, income received in, आपसे मुझको पहले से पैसा मिल चुका है लेकिन मैंने अब तक आपको सर्विस, या तो अब मुझे सर्विस देना पड़ेगा और सर्विस नहीं दिया तो पैसा वापस करना पड़ेगा. फॉर मी इट इज एन ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी. एंड लास्ट, प्रोविजन विच इज पेबल विद इन 1 ईयर. एग्जाम्पल, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड सेकेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड. प्रोविजन फॉर टैक्स पेबल टू द गवर्नमेंट, डिविडेंड पेबल टू द शेयर होल्डर्स. Total of liability. Then next heading, assets. Under assets first, in non-current assets. Non-current assets means any asset which is held for more than, in that first, fixed assets are classified as tangible. We know land, building, plant, machinery, furniture, equipment. These are tangible. Intangible, which cannot be seen, touched, which can be only imagined. Goodwill, patent, copyright, trademark, ये सब intangible है. Next, investment held for more than 1 year is a non-current investment. Any loan, advances which is given for more than 1 year is a long-term loans and advances. Other non-current assets. इसमें पहले आता था deferred revenue expenditure, but as per new Companies Act अब वो immediately write off हो जाता है. तो अब generally यहाँ पर कुछ भी आता आया तो लिखना, नहीं तो डैश, और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, हेडिंग. नेक्स्ट हेडिंग, held for less than, पहला investment held for less than 1 year. Second, stock of raw material, stock of finished goods, stock of work in progress. Next, trade receivable, debtors, bills receivable is my trade receivable. Cash and cash equivalent, cash in hand, cash at bank. Next, any loan given for less than 1 year. Any advance which is refundable within, prepaid expense is my short term loans and advance. And last, other current assets. Example, other current assets का, outstanding income. Income received in advance is my liability. Outstanding income, income मिलना, पैसा मिलना बाकी है, assets, other current assets. Is it clear? So now we are studying how to prepare note. Note number 1, 2, 3 ऐसे ये notes बनाने हमें. So सबसे पहले heading क्या दोगे आप? बैलेंस शीट पूरा ऐसे prepare करने के बाद अमाउंट कॉलम में कुछ भी नहीं लिखोगे. वो तो अमाउंट कॉलम कब आएगा? जब नोट बन जाएगा. तो पूरा बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के बाद उसके बाद हम हेडिंग क्या देंगे? अंडर नोट्स टू अकाउंट, फर्स्ट नोट इज फॉर शेयर कैपिटल. अब ये शेयर कैपिटल का नोट बनाने के पहले आपको मालूम होना चाहिए कैटेगरी ऑफ शेयर कैपिटल. इश्यू ऑफ शेयर्स लास्ट ईयर टॉपिक था, तब डेफिनेटली आपको कैटेगरी ऑफ शेयर कैपिटल पढ़ाया गया होगा. बट एज यूजुअल ऑप्शन. तो कैटेगरी ऑफ शेयर कैपिटल में सबसे पहला कैटेगरी
ऑथोराइज शेयर कैपिटल. कौन सा कैपिटल? ऑथोराइज शेयर कैपिटल मींस द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर विच कैन बी इशूड बाय द कंपनी. हर एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. सोल ट्रेडर विदाउट रजिस्ट्रेशन बिजनेस कर सकता है. पार्टनरशिप फर्म विदाउट रजिस्ट्रेशन बिजनेस, बट कंपनी को अगर बिजनेस करना है तो रजिस्ट्रेशन, तो डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक क्लॉज होता है, कैपिटल क्लॉज. कौन सा क्लॉज? उस कैपिटल क्लॉज में हमें बताना पड़ता है कि हम कितना शेयर इशू करना चाहते हैं. सच नंबर ऑफ शेयर इज नोन एज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर, द मैक्सिमम which can be issued by the company is known as authorized share capital. is known as इस अथोराइज में से मार्केट में एक्चुअली जितने शेयर इशू किए गए उसे कहते हैं इशूड शेयर कैपिटल. से फॉर एग्जांपल कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ और कंपनी ने 10 लाख शेयर एज अ ऑथोराइज रजिस्टर कर लिया. It does not mean entire 10 lakh share will be issued immediately. Out of that, only 1 lakh share issued in the market. So हम दो अलग अलग प्रेजेंटेशन करेंगे. शेयर कैपिटल में पहले क्या लिखेंगे? How many shares? Out of that, 1 lakh shares. मैंने इशू किया, it does not mean कि पब्लिक को खरीदना पड़ेगा. खरीद भी सकते हैं. The number of share purchased by the public is known as subscribed share capital. Is known as subscribed share capital. The maximum number of share is known as, out of that the actual number of share issued in the market, out of that actual number of share purchased by the public. Say for example 90,000 share is purchased by the public. अब हमने अर्लियर लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू 100 रुपीज है, इट डज नॉट मीन एंटायर 100 रुपीज विल बी टेकन एट अ टाइम. इट कैन बी टेकन इन इंस्टॉलमेंट, इन पार्ट. फर्स्ट एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, फर्स्ट कॉल मनी, second or final call money. So amount can be taken in installment, in parts. So subscribed share capital is further divided into two parts: called up, uncalled up. Called up, the amount of share value is called from the public is known as, the amount which is not called from the public is known as. For example 100 का शेयर है, कंपनी ने अब तक सिर्फ 20 रुपए लिया, तो कॉल्ड अप कितना? 20. अनकॉल्ड अप 80. कंपनी ने 30 रुपीज और अलॉटमेंट का मांग लिया, तो 20 प्लस 30 कॉल्ड अप. अनकॉल्ड अप 50. कंपनी ने 20 रुपीज फर्स्ट कॉल का भी मांग लिया, तो 70 कॉल्ड अप. 30 कंपनी ने लास्ट 30 रुपीज में मांग लिया, कॉल्ड अप 100, अनकॉल्ड अप 0. मतलब जैसे जैसे कंपनी कॉल करते जाती है कॉल्ड अप वैल्यू, अनकॉल्ड अप वैल्यू कम होता जाता है. दिस कॉल्ड अप इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट: पेड अप, कॉल्स इन अरियर्स. पेड अप, the amount which is called from the public. It is not necessary that entire public will make a payment. Example, आपसे मैंने पैसे मांगा, सबके सब पैसा देंगे ऐसा जरूरी नहीं है. कुछ लोग दे देते पैसे, कुछ पब्लिक पैसे देती है, कुछ पब्लिक पैसे क्यों नहीं देती? होगा कुछ प्रॉब्लम, उन्हें शेयर कंटिन्यू नहीं आगे करना है, पेमेंट नहीं करना है, पैसे ही नहीं होंगे, कोई भी रीजन हो सकता है. द अमाउंट विच इज पेड बाय द पब्लिक इज नोन एज, द अमाउंट विच इज नॉट पेड बाय पब्लिक. Is it clear? Uncalled amount which is not called from the public, not called by company from the public, is known as uncalled. So this is the category of share capital. Authorized
issued, called up, paid up, call signers. Is it clear? तो जब मैं यहां पर नोट्स बनाऊंगा तो शेयर कैपिटल में ना सबसे पहले प्रेजेंटेशन करूंगा ऑथोराइज का. ऑथोराइज में लिखूंगा डैश नंबर ऑफ शेयर ऑफ रुपीज डैश ईच. एग्जाम्पल कितने शेयर्स थे तो लिखूंगा 10 लाख शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच. उसका अमाउंट लिखूंगा और फिर उसके नीचे डबल लाइन. डबल लाइन क्यों किया? ये कभी भी मेरे बैलेंस शीट के टोटलिंग में यहां पर नहीं आएगा. क्यों नहीं आएगा? ऑथोराइज इज जस्ट एन इंफॉर्मेशन. ऑथोराइज इज जस्ट एन प्रोवाइडेड बाय द कंपनी टू द शेयर होल्डर. शेयर होल्डर को मालूम होना चाहिए ना कि कंपनी कितना शेयर इश्यू कर सकती है. दैट इज ऑथोराइज शेयर. दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर विच कैन बी जस्ट एन इंफॉर्मेशन. तो सबसे पहले वो लिखा जाता है. इसके बाद हेडिंग दिया जाता है इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप. इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड, ये तीनों देखो मैंने साथ में लिखा है बट जबकि तीनों का मतलब अलग अलग है. इशूड मतलब नंबर ऑफ शेयर, सब्सक्राइब्ड मीन नंबर ऑफ शेयर, and paid up means the amount which is paid by the public. Yes or no? But generally हमारे लेवल पर तीनों अलग अलग नहीं होगा. जितना इश्यू होगा उतना पब्लिक सब्सक्राइब भी कर लेगी और उतना पैसा पे भी कर देगी. तो इसके लिए हम एक ही हेडिंग देते हैं. अगर मेरे एग्जांपल के हिसाब से देखूं तो मैं इश्यूड लिखूंगा 1 लाख. इश्यूड कितना लिखूंगा? सब्सक्राइब 90,000. तो अलग अलग फिर वापस हेडिंग आता है इशूड का अलग, सब्सक्राइब का अलग. बट जनरली अपने लेवल पर जो क्वेश्चन आते हैं ना तीनों इक्वल होता है. इसके लिए एक ही हेडिंग दिया जाएगा इशूड, सब्सक्राइब एंड पेड अप. तो इसमें लिखेंगे डैश शेयर ऑफ रुपीज डैश ईच कॉमा रुपीज डैश पेड अप. 1 लाख शेयर है तो ऐसा लिखेंगे 1 लाख शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच. रुपीज कितना पेड अप? 50 पेड अप, 70 पेड अप, 100 पेड अप. जितना पेड अप होगा फिर इसका टोटल करके ये अमाउंट यहां पर आएगा. ये वाला अमाउंट नहीं आएगा. ये वाला अमाउंट, ये तो सिर्फ ये अमाउंट जितना एक्चुअली पेड अप है, कितना पब्लिक ने हमें पैसे दिए हैं. इज इट क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगा? रिजर्व्स एंड सरप्लस. ऑल रिजर्व्स एंड सरप्लस, ऑल पास्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वेदर इट इज रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट, स्टैट्यूटरी रिजर्व, सब इधर आएगा. जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम एटसेट्रा. ऐसे तो बहुत सारे रिजर्व्स हैं. तो वो सब आप यहां पर लिखोगे. उन सब का टोटल आपके बैलेंस शीट में जाएगा. इज इट क्लियर? तो इतने पर आज वाइंड अप करेंगे हम.